साथियों, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर के लिए दृष्टि नामक मैगजीन निकाली गई है, दृष्टि 2021, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी पीसीएस की परीक्षा जो कि 24 अक्टूबर 2021 को होना है, इसके अतिरिक्त जो अन्य परीक्षाएँ होनी हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहाँ पर वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 से। तो देखिए, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 15 से 29 वर्ष आयु के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर्स को याद रखिएगा। देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को जो है शामिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रमंडल के जो 54 सदस्य देश हैं, इनमें से इन 54 में से 48 देश जो हैं इसमें इस सूची में शामिल किए गए हैं। और यह सूचकांक जो है युवा विकास के 6 क्षेत्रों पर आधारित है। इसमें आपका स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा, रोजगार एवं अवसर, राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी, समानता एवं समावेशन तथा शांति और सुरक्षा, ये 6 जो है क्षेत्र हैं। उपयुक्त 6 क्षेत्रों को 27 संकेतकों में विभक्त किया गया है तथा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के अंतर्गत 8 वर्षीय समयावधि 2010 से 2018 के दौरान युवा विकास का मापन किया गया है। यहाँ पर यह जो सूचकांक है इसको 0 से 1 के मध्य में स्कोर दिया गया है। यहाँ 1 का मतलब क्या है? युवा विकास के अधिकतम संभावित स्तर को प्रकट करता है, जबकि 0 न्यूनतम को। तो 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग, मतलब 3 वर्षों में एक बार जारी की जाती है, तो त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में वर्ष 2010 से लेकर 2018 के मध्य युवाओं की स्थिति में 3.1% का सुधार हुआ है और सिंगापुर को पहली बार इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और चार्ट कंट्री है इसको इसमें सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में सिंगापुर नंबर 1 पर है, जबकि चार्ट जो है नंबर लास्ट पे है, 181 पर है। वहीं 2010 से 2018 की अवधि में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाले जो शीर्ष 5 देश हैं, इसमें अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, फिर दूसरे पे भारत है, तीसरे पे रूस है, इथोपिया चौथे पे और बुर्किना फासो 5वें पे है। यहाँ पे यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत जो है 122वें स्थान पर है। किस पर है? 122वें स्थान पर है और इस प्रकार से भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। आगे चलते हैं। इसी में यहाँ पे आप रैंकिंग में देख सकते हैं, पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे पे स्लोवानिया और तीसरे पे नॉर्वे कंट्री है। और वहीं यदि ब्रिक्स देशों की स्थिति को देखें तो इसमें सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? तो चाइना की है, दूसरे नंबर पे रूस की है, तीसरे पे ब्राज़ील की है, चौथे पे भारत की है और सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका की है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश एवं कनाडा CDRI के नए सदस्य। CDRI मतलब आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन, या इंग्लिश में कहें तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो आपका CDRI है, यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों व कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक साझेदारी है। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी तथा CDRI का जो सचिवालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। तो 5 अगस्त 2021 को बांग्लादेश एवं कनाडा CDRI के नए सदस्य बनाए गए हैं। तो पूछा जा सकता है किसको बनाया गया? तो बांग्लादेश और कनाडा को। और इस प्रकार से CDRI के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? बढ़कर के 26 हो गई है तथा इन 26 देशों के अतिरिक्त इसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हैं। कौन कौन से? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक समूह, UNDP, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अर्थात UNDRR, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटीज हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन और जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन तथा यूरोपीय संघ। इसके CDRI के 12 संस्थापक सदस्य देश रहे हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो 11 जुलाई 2021 को नेपाल के काठमांडू में भारत के सतलज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की क्षमता 679 मेगावाट है और यह परियोजना नेपाल के साखू वाशभा और भोजपुर जिलों में स्थित है तथा इस परियोजना में कोई भी जलाशय या बांध नहीं होगा। साथ ही यह परियोजना, यह जो आपकी सतलज
सतलज जल विद्युत निगम है, तो इसको बिल्ड ऑन ऑपरेटर एंड ट्रांसफर आधार पर 25 वर्षों के लिए आवंटित की गई है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद यह जो SJVN है, इसको नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड यहाँ पे आइए, इसी में थोड़ा सा और चीज़ याद रखिएगा कि मई 2018 में अरुण 3 परियोजना की आधारशिला रखी गई थी तथा यह नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश रहा है 7,000 करोड़ रुपए का, तथा साथ ही यह नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है अरुण 3। अगला है बांध सुरक्षा समझौता ड्रिप का चरण 2 या ड्रिप 2। तो 5 अगस्त 2021 को भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग एवं 10 राज्यों, तो ध्यान रखिएगा 10 राज्य इसमें शामिल हैं, सभी राज्य नहीं, तो 10 राज्यों कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय, राजस्थान और तमिलनाडु, इनके प्रतिनिधियों ने विश्व बैंक के साथ बांधों की सुरक्षा एवं सुधार के लिए $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो इन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 18 अप्रैल 2012 को विश्व बैंक के सहयोग से बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास परियोजना का प्रथम चरण ड्रिप 1 शुरू किया गया था 2012 में, और यह योजना नवंबर 2020 में पूर्ण हो गई। अब ड्रिप 2 लाया गया है, और ध्यान रखिएगा यह योजना जो है देश के 10 राज्यों के 120 बांधों पर लागू की जाएगी, और परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की जिम्मेदारी किसकी, केंद्रीय जल आयोग पर होगी। और वहीं बांधों की संख्या के संदर्भ में देखें तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत है। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में। तो देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, और यह सूचकांक विश्व के 199 देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर निर्धारित करता है कि उस पासपोर्ट पर कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के या बिना किसी पूर्व वीजा के हो सकती है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित होती है, तथा यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है, जिसे हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है, और यह सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के बारे में। तो इस सूचकांक में जापान जो है पहले स्थान पर रहा है, इससे पहले वाले में भी जापान पहले स्थान पर ही था, तथा इसका मतलब ये है कि जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीजा के विश्व के 193 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से यह पहले नंबर पे है। आगे देखते हैं, इसमें पहले पे आपका जापान है, दूसरे पे सिंगापुर है और तीसरे पे जर्मनी। तो ध्यान रखिएगा जापान, सिंगापुर, जर्मनी, ये 3 हैं टॉप के। वहीं ब्रिक्स देशों में ये देखें रैंकिंग, तो सबसे बेहतर रैंकिंग किसकी है, ब्राज़ील की है, दूसरे नंबर पे आपका रशिया है, तीसरे पे आपका दक्षिण अफ्रीका है, और चौथे पे चाइना है। और भारत की ब्रिक्स देशों में कंडीशन सबसे लोएस्ट पे है। आपकी भारत की रैंकिंग कितनी है, 90 है, ठीक है। तो ब्रिक्स देशों में सबसे खराब रैंकिंग किसकी है, भारत की है, इसकी रैंकिंग कितनी है, 90 है। भारत को वर्ष 2021 के इस सूचकांक में 90वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इससे पहले 2020 के रैंकिंग में भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ था, और 6 अंकों की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के विश्व के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। आगे चलते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में। तो इसको सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच या थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस वैश्विक शांति सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। यह सूचकांक जो है, इस सूचकांक का यह 15वां संस्करण है, और इसका जो पहला संस्करण जो है वो 2007 में जारी किया गया था, और इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था, रैंक दी गई है। और इसके लिए शांति के स्तर का मापन जो है 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया गया है, और इन संकेतकों को 3 विस्तृत विषयों में के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये 3 विस्तृत विषय कौन से हैं, तो पहला है समाज में बचाव व सुरक्षा का स्तर, दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, तथा तीसरा है आपका तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर। तो इस तरह से इसमें जो है ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है, इसमें आइसलैंड जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है, और आइसलैंड 2008 से ही इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ। तो ध्यान रखिएगा आइसलैंड सबसे अधिक शांति वाला देश है। इस वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश का दर्जा हासिल हुआ है। और वहीं यदि भारत की बात करें तो भारत को इसमें जो है 163 देशों की सूची में 135वां स्थान, 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, 135वां स्थान, जबकि 2020 में 139वां मिला है,
जबकि 2019 में जो है 141 था। तो देखिए 2019 में 141, फिर 2020 में 139, फिर आपका 2021 में 135, मतलब लगातार स्कोर जो है हमारा रैंकिंग जो है सुधर रही है। तो याद रखिएगा भारत की रैंक कितनी है, 135 है, पिछले साल 139 थी, 4 अंकों का सुधार हुआ है। भूटान 22वीं रैंक के साथ दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अगला है IMD अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 के बारे में। तो यह 33वीं, इसका 33वां संस्करण है, ठीक है, जिसको जारी किया गया है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। इसको जो है 1989 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है, किसके द्वारा, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र के द्वारा। इस वर्ष रैंकिंग में 334 प्रतिस्पर्धात्मकता मानदंडों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। और इनको, ये जो रैंकिंग है, इसको 4 कारकों के आधार पर देश की या देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापा गया है। कौन कौन से, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा IMD जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग के 33 वर्षों के इतिहास में पहली बार जो स्विट्जरलैंड है वो पहले स्थान पर है। तो इसमें याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क है। टॉप के 3 आप याद रखिए। आगे इसमें देखते हैं, यदि ब्रिक्स देशों में तुलना करें तो सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, चीन की है। इसकी रैंकिंग कितनी है, 16वीं है। दूसरे नंबर पर भारत है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत जो है इसकी रैंकिंग कितनी है, 43 है। और 2019 में भी जो है इसकी रैंकिंग 43 ही थी, मतलब 2019 फिर 2020 में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। मतलब 2019 में भी 43, 2020 में भी, और फिर 2021 जो लेटेस्ट है इसमें भी 43 है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स देशों में चीन की रैंकिंग सबसे अच्छी है, 16वीं है। भारत की 43 है, तीसरे पे रूस है, चौथे पे ब्राज़ील है और सबसे खराब रैंकिंग यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की है। और एशिया प्रशांत के देशों में भारत की रैंक कितनी है, 12वीं है। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में देखें तो यह जो रैंकिंग है इसे 2004 से वार्षिक रूप से जारी किया जा रहा है और इसको ब्रिटिश कंपनी क्वारेली साइमेंट्स अर्थात QR द्वारा इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया जा रहा है। और इस बार की जो रैंकिंग है 2022 वाली, यह इसका 18वां संस्करण है। इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसने लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में नंबर 1 पर अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। वहीं भारत की बात करें तो भारत की तरफ से इस रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने 177वें स्थान पर रहा है, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। और इसमें 1300 संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। जो टॉप के 3 उनको देख लेते हैं तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का, तीसरे पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका का। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन से हैं, ये दोनों ही सिंगापुर के हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 11वां स्थान है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर 12वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 35 भारतीय संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है और इसमें 3 भारतीय विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तथा एक सेकेंड भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ISC अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, इसको अनुसंधान के मामले में विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अर्थात सिप्री ने विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ 2020 इसने मतलब ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के चलते विश्व की GDP लगभग 4.4% घट गई है, वहीं वैश्विक सैन्य व्यय जो है लगभग 2.6% बढ़ गया है। तो 2019 की तुलना में 2020 में जो है 2.6% की वृद्धि हुई है सैन्य व्यय में। और वर्ष 2020 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले जो 5 सबसे बड़े देश हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत। तो देखिएगा नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है, चौथे पे रूस है और 5वें पे यूनाइटेड किंगडम है। और जो टॉप के 5 ये कंट्री हैं, ये विश्व के टोटल सैन्य व्यय का 62% अकेले ही इनकी हिस्सेदारी, इन 5 की हिस्सेदारी है।
आगे देखते हैं, इसमें वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में भारत द्वारा सैन्य व्यय में जो है 2.1% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि 2020 में भारत का सैन्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 2.9% रहा है। कितना रहा है? 2.9%, और वृद्धि कितनी की गई? 2.1% की। आगे चलते हैं मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि मई 2020 में चार्ट कंट्री ने मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा क्रियान्वित की गई है। वर्ष 2020 के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, जबकि अब तक कुल 144 देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा, जो ये आंकड़े हैं इसमें चीन के आंकड़े शामिल नहीं किए गए क्योंकि वो अपने आंकड़े नहीं बताता है। फिर भी वर्ष 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंडों की संख्या जो चीन में ही सर्वाधिक मानी गई है। वर्ष 2020 में, अब चूंकि चीन जो है आंकड़े जारी नहीं करता है इसलिए उसको ऑफिशियल नहीं माना जाता है, तो जो आंकड़े जारी करते हैं उनके हिसाब से देखें तो वर्ष 2020 में सर्वाधिक 246 प्लस मृत्युदंड जो है ईरान में क्रियान्वित किए गए, मतलब जिनको मृत्युदंड की सजा दे दी गई है। दूसरे नंबर पर मिस्र है, तीसरे पे इराक है, चौथे पे सऊदी अरबिया। तो ध्यान रखिएगा, ईरान में सबसे अधिक मृत्युदंड दिए गए हैं, दूसरे पे मिस्र है, तीसरे पे इराक और चौथे पे सऊदी अरब है। इसके अतिरिक्त यदि मृत्युदंड की सजा सुनाने की दृष्टि से देखेंगे कि जहाँ पे दी तो नहीं गई अभी पर सजा उनको मुकर्रर कर दी गई है, तो इसमें नंबर 1 पे आपका यमन आ जाएगा, दूसरे पे मिस्र आ जाएगा और तीसरे पे जॉम्बिया आ जाएगा। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2016 से लेकर के 2019 तक भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया था। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था और 2020 में भारत में 77 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, दी नहीं गई है। आगे चलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में। तो ये जो सूचकांक है इसे वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें नॉर्वे लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है? नॉर्वे है और ये लगातार 5वीं बार है। प्रेस स्वतंत्रता की दृष्टि से यूरोप एवं अमेरिकी क्षेत्र में आपका उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये सभी आ जाएंगे। तो यूरोप एवं अमेरिकी क्षेत्र सर्वाधिक अनुकूल महाद्वीप है। वहीं भारत की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है 142वें स्थान पर है। 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर ही था, मतलब 2020 से 2021 में कोई परिवर्तन भारत के रैंक में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यदि आप ब्रिक्स कंट्रियों को देखेंगे, ब्रिक्स कंट्रियों में सबसे बेहतर स्थिति किसकी है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दक्षिण अफ्रीका की 32वीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ब्राज़ील है, तीसरे पे भारत है 142 रैंक के साथ, चौथे पे रूस है और 5वें पे आपके चाइना है। आगे चलते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा 15वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था तथा यह जो रिपोर्ट है या जो इंडेक्स है यह 4 आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। ये 4 आयाम कौन से हैं? तो ये 4 आयाम महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 पिलर हैं या 4 डायमेंशंस हैं जिनके आधार पर लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें 156 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर जो है वो 67.7% रहा है। इस रिपोर्ट में पहली बार 3 नए देशों को शामिल किया गया है, अफगानिस्तान, गुआना तथा नाइजर। कौन कौन से? अफगानिस्तान, गुआना तथा नाइजर। और रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। आइसलैंड को 12वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला या समता वाला देश घोषित किया गया है। तो आइसलैंड इसमें नंबर 1 पर है वैश्विक लैंगिक अंतराल में। देखिए, शांति सूचकांक वाले में भी आइसलैंड नंबर 1 पर है और लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी आपका आइसलैंड नंबर 1 पे है। दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है। वहीं
लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश कौन से हैं? तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में 156 पे, अफगानिस्तान को पहली बार शामिल किया गया और सबसे लास्ट पे ही है। और इससे में पहले मतलब 155 पे यमन है और 154 पे इराक है। तो आप लास्ट वाला याद रखिए, अफगानिस्तान। भारत की यदि बात करें तो भारत वर्ष 2020 की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट के साथ वर्ष 2021 में 140वें स्थान पर पहुंच गया है। जबकि 2020 में भारत जो है 153 देशों की सूची में भारत जो है 112वें स्थान पर था। 2020 में भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 112वें पोजीशन पे था, जबकि 2021 में कितना हो गया है? 140वें स्थान पर आ गया। तो ध्यान रखिएगा, 112 से 140 कितने अंक की गिरावट हुई है? 28 स्थानों की गिरावट हुई है। और भारत जो है इस प्रकार से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। और यहाँ कुछ फैक्ट भी याद रखिएगा कि भारत में मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 के 23.1% से घट करके 2021 में 9.1% रह गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी रैंकिंग में गिरावट आई है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के बारे में। तो देखिए, विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 53 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया जाता है। और ये जो 50 संकेतक हैं, इनको 9 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब ये 9 विभिन्न श्रेणियां कौन से, एक बार इसको देख लीजिए। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, डिजाइन अधिकार, व्यापार रहस्य एवं गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा, IP पर संपत्तियों का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, प्रणालीगत दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सदस्यता एवं अनुसमर्थन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं कि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा IIPI 2021 अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 का 9वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, 53 देशों में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत को जो है 40वां स्थान ही प्राप्त होता है। 2020 में भी 40वां था और 2021 में भी 40वां ही है। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखें, शीर्ष जो देश है उसमें आपका नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे जर्मनी है। तो 3 देश याद रखिएगा। और लास्ट में कौन है? सबसे 53 नंबर पे कौन है? वेनेजुला है। तो इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN का एक प्रकाशन या इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। इस बार का जो रिपोर्ट आई है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, ये इसका 9वां संस्करण है। और यह रिपोर्ट जो है 6 कारकों को शामिल करती है। 6 कारक कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, उदारता, भ्रष्टाचार बोध, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और सामाजिक अवलंबन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2021 में वर्ष 2018 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर 149 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में 2021 में लगातार चौथी बार फिनलैंड जो सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रसन्न देश कौन सा है? फिनलैंड है। वहीं नॉर्वे इस 2017 में जो है नॉर्वे पहले सूची में था, इससे कोई मतलब नहीं है। आप याद रखिएगा कि चौथी बार फिनलैंड जो है इस सूची में पहले स्थान पर है। शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है। उल्लेखनीय की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान विश्व का सबसे दुखी देश है। तो देखिए, इसमें यदि भारत की बात करें तो भारत की रैंक जो है 139 है, जबकि 2020 में कितनी थी? 144 है। तो 144 से आप 139 पहुंचे, 5 अंकों का या 5 रैंकों का सुधार हुआ है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड आगे देखते हैं हम लोग। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 के बारे में। तो 15 मार्च 2021 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच के
20 शस्त्रों के आयात में 33% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी है और पांचवें पे आपका चीन है। तथा वर्ष 2016 से 2020 में विश्व के शस्त्रों में के सबसे बड़े निर्यातक जो है अमेरिका का शस्त्र निर्यात में सकल विश्व का 37% हिस्सेदारी थी। और वहीं 2016 से 2020 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे सऊदी अरब है, दूसरे पे भारत है। ध्यान रखिएगा, भारत दूसरे नंबर पे है। सऊदी अरब के बाद तीसरे पे आपका मिस्र आता है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे चीन है। तो चीन जो है ये निर्यातक के रूप में भी पांचवें पे है और आयातक के रूप में भी पांचवें पे है। आगे चलते हैं। वो रूस जो है वर्ष 2011 से 2015 और वर्ष 2016 से 20 दोनों अवधियों में भारत में का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है। और वर्ष 2016 से 2020 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात करने में मतलब बेचने में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी और भारत विश्व में हथियारों का 24वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत से हथियार प्राप्त करता शीर्ष जो 3 देश हैं कौन से हैं? म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस। मतलब जो सबसे अधिक हथियार भारत से खरीदते हैं उसमें से म्यांमार है, श्रीलंका है और मॉरिशस है। आगे चलते हैं। अगला है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। तो देखिए, यह जो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक है इसको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक या जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया है। इस कोविड-19 के प्रबंधन में शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो नंबर 1 पे सबसे अधिक जो प्रबंधन सबसे अच्छा था वो भूटान का था। नंबर 1 पे भूटान है, दूसरे पे आपका न्यूजीलैंड है, तीसरे पे ताइवान, चौथे पे थाईलैंड और पांचवें पे साइप्रस। तो ऊपर के 3 याद रखिए, भूटान नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड दूसरे पे और ताइवान तीसरे पे है। यदि रैंकिंग में दक्षिण एशिया की स्थिति देखें तो इसमें भारत की बात आप करिए तो भारत को जो है 87वां स्थान मिला है। कौन सा? 87वीं पोजीशन भारत को दी गई है। यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो रैंकिंग में दक्षिण एशिया के 2 देशों मालदीव और अफगानिस्तान को इस रैंकिंग में शामिल ही नहीं किया गया है। और इससे पूर्व 9 जनवरी 2021 को रैंकिंग में भारत को जो है 86वें स्थान पर रखा गया था। भारत को जो है 86वें स्थान पर रखा गया था और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें 87वें स्थान पर रखा गया। मतलब भारत की रैंकिंग में 1 की गिरावट आई है। जबकि जनवरी 2021 में जो रैंकिंग जारी की गई तो उसमें न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। तो इस बार आपका भूटान नंबर 1 पर है। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में। तो सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन अमेरिका स्थित वाशिंगटन डीसी यहाँ पर स्थित विचार मंच या थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसमें स्वतंत्रता का मापन जो है आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यक्तिगत नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक व गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से? तो ये जो 4 आपके व्यापक नीतिगत क्षेत्र हैं इसमें आपका विधि का नियम, सरकार का आकार, नियामक दक्षता और चौथा है खुले बाजार। इनके आधार पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो यह जो इस बार का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया ये 27वां संस्करण है और इसमें 184 देशों को शामिल किया गया है। इसमें हांगकांग और मकाऊ को इस वर्ष सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार 24 वर्षों तक प्रथम स्थान पर रहने के बाद वर्ष 2020 में हांगकांग को पहली बार दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और इस बार इसको शामिल ही नहीं किया गया है। जो टॉप के 5 देश हैं इस रैंकिंग में उसमें आपका सिंगापुर नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड दूसरे पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे, स्विट्जरलैंड चौथे पे और आयरलैंड को 5वें स्थान पर रखा गया है और इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जबकि 63 अर्थव्यवस्थाओं को 63 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र अर्थात मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है जिसमें आपका चीन है, भारत है, ब्राज़ील है और अर्जेंटीना जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत किस में शामिल है? मोस्टली अनफ्री जो कैटेगरी है प्रायः गैर स्वतंत्र इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया जो है आर्थिक रूप से विश्व का सबसे कम स्वतंत्र देश है। रिपोर्ट में शामिल 6 देशों इराक, लीबिया, लिंकेस्टाइन, सोमालिया, सीरिया और यमन को कोई रैंक प्रदान नहीं की गई है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की रैंक कितनी है? 26वीं है। ध्यान रखिएगा इसमें शीर्ष जो देश हैं सिंगापुर, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड मतलब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। आगे बात कर लेते हैं भारत एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष
एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी, इसका इंग्लिश क्या है, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, जिसे APAP कहते हैं। इसकी संकल्पना सर्वप्रथम नवंबर 2013 में जापान के सेंदियाई में आयोजित प्रथम एशिया पार्क्स कांग्रेस में प्रस्तुत की गई थी। और इस कांग्रेस के दौरान जो प्रमुख दस्तावेज था उसे ही क्या कहते हैं, सेंदाई चार्टर कहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित आयुशियन वर्ल्ड पॉकर्स कांग्रेस के द्वारा APAP जो है इसको औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। ठीक है, एक सेकेंड, अर्थात एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी। इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो जो ये एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी है अर्थात APAP, इसकी साध्यक्षता आयुशियन एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के साथ किसी APAP सदस्य संगठन द्वारा की जाती है। APAP अर्थात एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी सदस्य जो हैं वो सदस्य संगठनों को 3 वर्षों के लिए बारी बारी से इस एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का सह अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। तो 12 फरवरी 2021 को आयुशियन द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को इस एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी का नया सह अध्यक्ष घोषित किया गया है, को चेयर, और सह अध्यक्ष के रूप में भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल जो है नवंबर 2023 तक रहेगा। और वर्तमान में 17 देशों के कुल 21 सरकारी संगठन जो हैं वो एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी में शामिल हैं। आगे चलते हैं इसमें, एक सेकेंड, अगला है आपका इसी में इसके अतिरिक्त यह जो एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP है, इसके 2 एसोसिएट सदस्य कौन से हैं, इंटरनेशनल सेंटर एंड इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और एशियन सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी। म्यांमार में तख्तापलट, तो देखिए म्यांमार में नवंबर 2020 में आम चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनाव में आंग सान सू की के जो इनकी जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसको बहुमत हासिल हुआ, जबकि सेना समर्थित पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को इसमें केवल मात्र 33 सीटें हासिल हुई। तो चुनाव में सेना का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, जिसके चलते सेना ने नागरिक सरकार पर चुनाव में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार से यहाँ पर नवंबर 2020 में तख्ता पलट किया गया था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यहाँ की सेना, जिसको टाट मादाव कहते हैं, इसने म्यांमार की जो नागरिक सरकार थी आंग सान सू के नेतृत्व में उसको अपदस्थ कर दिया गया। आगे चलते हैं, अगला है एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक या एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स को जारी किया गया है। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों में निजीकृत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने की तत्परता को मापता है। ये जो एशिया प्रशांत के 11 जो देश हैं उसमें आपके ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल। ध्यान रखिएगा एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत भी आता है। इन 11 देशों के प्रदर्शन को 4 श्रेणियों में विभक्त निजीकृत स्वास्थ्य के 27 विभिन्न संकेतकों के आधार पर मापा गया है। ये 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? स्वास्थ्य सूचना, दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा है निजीकृत प्रौद्योगिकियाँ, चौथा है नीतिगत संदर्भ। इसमें शीर्ष जो 4 देश हैं उसमें नंबर 1 पे सिंगापुर, दूसरे पे ताइवान, तीसरे पे जापान और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। इस सूचकांक में भारत को जो है 10वां स्थान दिया गया है। कौन सा 10वां स्थान इसमें दिया गया? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अगला है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में। तो वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो जो अभी लेटेस्ट भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 है जो जारी किया गया है, यह इसका 26वां संस्करण है और इसमें 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है और रैंकिंग 0 से सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है। 0 का मतलब है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार। इस सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से नंबर 1 पर हैं, जबकि सोमालिया और दक्षिण सूडान संयुक्त रूप से सबसे निचले स्तर पर हैं। तो ध्यान रखिएगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर, जबकि सोमालिया और दक्षिणी सूडान ये संयुक्त रूप से सबसे निचले स्थान पर है। अन्य चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड। तो इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार वाले जो 6 देश हैं उसमें डेनमार्क, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले पे हैं और उसके बाद तीसरे पे जो हैं आपके फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड है। 4 देश हैं तीसरे नंबर पे, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड।
सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 5 जो देश हैं, इसमें आपका सोमालिया नंबर 1 पर है, बस इतना ही याद रखिएगा। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत जो है, भारत का स्थान कौन सा रहा है? 86वां रहा है। कौन सा? 86वां रहा। देखिए भारत के साथ तुर्की, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, तिमोर लेस्ते, मोरक्को एवं बुर्किना फासो भी, इनको भी जो है संयुक्त रूप से 86वें स्थान पर रखा गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा वर्ष 2019 के सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर था। स्पष्ट है कि वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। कितनी? 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 में 86 पर, जबकि 2019 में 80वें स्थान पर था। यदि आप ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में देखेंगे तो इसमें सबसे सही जो है, एक सेकेंड, चीन का आप देखेंगे तो 78 है। सबसे सही जो रैंकिंग इसमें है किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की है। आगे चलते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के बारे में। तो जर्मनी स्थित पर्यावरणीय और शोध संगठन जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 को जारी किया गया है और यह इस सूचकांक का 16वां संस्करण है। इसमें देखें तो वर्ष 2019 के दौरान मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहमास, ये जो 3 देश हैं, इसमें प्रतिकूल मौसमी घटनाओं को से सर्वाधिक ये प्रभावित रहे हैं। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे तथा मलावी को प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात इडाई का प्रकोप झेलना पड़ा था मार्च 2019 में। वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में से 8 देश निम्न से निम्न मध्यम आय वर्ग के से संबंधित हैं। तो इसमें सर्वाधिक प्रभावित आपका मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहमास है। और वहीं वर्ष 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत जो है वो 7वें स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा भारत की रैंक कितनी है? 7वीं है। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू हो गई है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि UNTPNW 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है और संयुक्त राष्ट्र की इस नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि पर 20 सितंबर 2021 तक 86 देश हस्ताक्षर तथा 55 देश अनुसमर्थन कर चुके हैं। संधि के 86 हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और आदि देश जो हैं शामिल नहीं। ध्यान रखिएगा भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये ऐसे देश जो इसमें शामिल नहीं है। जबकि भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि बांग्लादेश एवं मालदीव ने इस पर हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन दोनों किया है। अगला है ग्लोबल फायरवार सूचकांक 2021 के बारे में। तो ग्लोबल फायरवार सूचकांक नामक संगठन जो है यह विश्व के 140 आधुनिक सैन्य शक्तियों से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करता है और ये जो आंकड़े हैं, सैन्य आंकड़े, इसमें परमाणु युद्ध क्षमता को प्रकाशित या शामिल नहीं किया जाता है इस रैंकिंग में। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस वार्षिक रक्षा समीक्षा में 140 देशों को शामिल किया गया है और इस सूचकांक में इस जो ग्लोबल फायरवार सूचकांक 2021 है, इसमें भारत को चौथा स्थान दिया गया, जो पिछले वर्ष की रैंक के समान है। 2020 में भारत चौथे पे था और इस बार भी चौथे स्थान पर है। इसमें आपका शीर्ष स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चाइना और चौथे पे भारत है। इस बात को याद रखिएगा। भूटान जो है इस रैंकिंग में अंतिम स्थान पर है, 140वें स्थान पर है तथा भूटान जो है एक स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसके चलते इस देश के पास नौसेना नहीं है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का 6वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो टॉप के जो देश हैं, इसमें न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड दूसरे पे और हांगकांग तीसरे पे और डेनमार्क चौथे पे है और 5वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड दूसरे पे है और हांगकांग तीसरे पे है। आगे चलते हैं। यह जो आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत 111वें स्थान पर है। किस पर है? 111वें स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा 2020 में भारत 111वें पे है, जबकि 2019 में देखें तो भारत 94वें स्थान पर था। इस प्रकार से 2019 से 2020 में जो है 17 अंकों का 17 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। तो 2019 में 94 था और इस बार 2020 में 111वां है। और वर्तमान संस्करण में भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 110वें स्थान पर है। आगे चलते हैं इसमें, एक सेकंड।
और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वें स्थान पर है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के बारे में बात करें तो वर्ष 2027 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर जो है, पहले इसको मैन ऑफ द ईयर कहा जाता था, बाद में पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। इसको चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि वर्ष 2014 और 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। देखिए, अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है। और ये किसको घोषित किया गया है? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें वर्ष 1932 में टाइम द्वारा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, और इन्हें 3 बार टाइम मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, 32, 34 और 1941 में। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक एवं अन्वेषक 15 वर्षीय गीतांजलि राव को इनको जो है प्रथम किड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। आगे चलते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में। देखिए, एक सेकेंड। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 57 देशों और यूरोपीय संघ को इसमें शामिल किया जाता है। और यह सूचकांक जो है 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। ये 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसका कुल स्कोर में से इसकी हिस्सेदारी 40 है, मतलब सबसे अधिक भारांश इसी का है। दूसरे पे नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरे पे ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। तो जर्मन वाच, कैन इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। इसमें शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश जो है अपना स्थान नहीं बना सका है, तथा इस CCPI 2021 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन लगातार चौथे वर्ष जलवायु संरक्षण के मामले में अग्रणी देश रहा है। चूंकि शीर्ष के 3 देश पे 3 नंबर पे कोई नहीं है, तो स्वीडन इस प्रकार से सूचकांक में चतुर्थ क्रम पर है। तथा इसमें आगे देखते हैं, एक सेकंड। इसमें ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें तो इसमें भारत जो है 10वें स्थान पर है। किस पर है? भारत जो है 10वें स्थान पर है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में। और वर्ष 2020 की तुलना में भारत के रैंक में 1 स्थान की गिरावट आई है, क्योंकि 2020 में भारत जो है 9वें स्थान पर था और 2021 में भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है। और सबसे जो 4 कैटेगरी उसमें सबसे अधिक अच्छी रैंकिंग भारत की किस में है? तो ये ऊर्जा उपयोग में है, फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में है, फिर आपका जलवायु नीति है, और सबसे फिसड्डी आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और प्रस्तुत रिपोर्ट जो है वर्ष 1970 से 2019 के मध्य की जो आतंकवाद की जो प्रवृत्तियां हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन व विश्लेषण करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 की भांति वर्ष 2019 में भी तालिबान विश्व का सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी समूह रहा है। वर्ष 2019 में अफगानिस्तान सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश था या देश रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में उज्बेकिस्तान ये आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश रहा है, उज्बेकिस्तान। इसके अतिरिक्त सूचकांक में भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस समेत कुल 29 देशों को शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। शीर्ष 10 देशों में से जो टॉप के देश हैं अफगानिस्तान, इराक और नाइजीरिया हैं। नंबर 1 पे अफगानिस्तान, दूसरे पे इराक है, तीसरे पे नाइजीरिया है और भारत जो है इसमें 8वें स्थान पर है। तो भारत की भी रैंक याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। जबकि 2019 में भारत की रैंक 7वीं थी। तो इस प्रकार से रैंक में यहाँ पे इसमें आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कमी आई है, मतलब सुधार हुआ है। तो 2020 में भारत 8वें पे था, 8वें पे है, जबकि 2019 में जो है भारत 7वें पे था। वर्ष 2019 में भारत में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित इलाका रहा है या क्षेत्र रहा है। उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, तो उमंग जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये भारत सरकार का एक एकीकृत सुनिश्चित बहु चैनल बहुभाषी एवं बहुसेवा मोबाइल ऐप है।
इस ऐप को 23 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। तो 2017 में समर्पित किया था, तो नवंबर 2020 में इस ऐप को 3 वर्ष पूरे 2020 में जो है 3 वर्ष इसके पूरे हो गए थे। इसी अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है आपका, इसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के संदर्भ से तैयार किया है। ये ऐप जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्करण कुछ चुने हुए देशों जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पे अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आगे चलते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक के बारे में, सूचकांक 2020 के बारे में। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक को पहली बार वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था। यह सूचकांक या इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच सहित सार्वजनिक हित से जुड़े प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो देखिए, यह जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 है, इसको रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया है और ट्रेस रिश्वत, एक सेकेंड इसको छोड़ दीजिए। इस सूचकांक में वर्ष 2020 में डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर रहा है और उत्तर कोरिया जो है अंतिम पायदान पर रहा है। भारत जो है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को 194 देशों में 77वां स्कोर दिया गया है, जबकि 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 78 थी। मतलब एक अंक का यहाँ पे वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है, एक स्थान का सुधार हुआ है। 2019 में 78 था और 2020 में जो है 77 है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 के बारे में बात करें तो लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 14वां संस्करण है। कौन सा? 14वां संस्करण है, जिसमें 167 देशों में समृद्धि का मापन किया गया है। इस सूचकांक में नंबर 1 पर कौन सा है? याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक में नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे लग्जमबर्ग है, चौथे पे आइसलैंड और 5वें पे स्वीडन है। वहीं ब्रिक्स देशों की को में देखें तो भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 62 है, जबकि 2019 में कितनी थी? 59 थी। तो यहाँ पे रैंकिंग में क्या हुआ? गिरावट हुई है। यहाँ पर रैंकिंग में 59 से 62 पहुँच गए हैं, तो 3 अंकों की क्या हुई है? गिरावट दर्ज की गई है। आगे चलते हैं। एंडोरा जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य राष्ट्र बन गया। तो बस इतना ही आप याद रखिए कि हाल ही में IMF का सदस्य कौन बना है? तो एंडोरा बना है। एंडोरा के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। एंडोरा जो है ये फ्रांस व स्पेन के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और यह यूरोप में स्थित छठे नंबर का सबसे छोटा देश है। अपने छोटे क्षेत्र के बावजूद यह यूरोप में से सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। एंडोरा जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, किंतु यहाँ यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ये करता है। अगला है कजाकिस्तान। CICA अर्थात सीका जिसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, इसका नया अध्यक्ष बना है कजाकिस्तान, ठीक है। तो यह जो है एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु सहयोग के विस्तार के लिए गठित एक बहुराष्ट्रीय मंच है। इसे 5 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायोव द्वारा सीका नामक संगठन को मूर्त रूप देने का विचार प्रस्तुत किया गया था। और इस क्षेत्रीय संगठन का सचिवालय कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में है, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ? सितंबर 2020 में तजाकिस्तान द्वारा सीका की अध्यक्षता जो है कजाकिस्तान को सौंप दी गई। पहले तजाकिस्तान था, अब कजाकिस्तान है और इसका कार्यकाल जो है 2020 से 2022 तक रहेगा। इसके पहले तजाकिस्तान 2018 से 2020 तक इसकी अध्यक्षता इसने की थी। वर्तमान में सीका के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। और भारत जो है वर्ष 1999 में सीका की शुरुआत से इसका सदस्य है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है इस सीका का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो देखिए, एक सेकेंड यहाँ पर, तो देखिए यूएन चार्टर के लागू होने के उपलक्ष्य में वर्ष 1948 से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। और वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को यदि देखें, एक सेकेंड, तो देखिए कोविड-19 महामारी का 75वें सत्र के दौरान सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो संदेशों के जरिए महासभा के उच्च स्तरीय खंड जनरल डिबेट में शिरकत की है। और जनरल डिबेट का जो मुख्य विषय था, द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशंस वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरिज्म, ये इसकी थीम है। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के की अध्यक्षता है वो तुर्की के राजनयिक बोल्कान बोजकिर के द्वारा की गई है और वे महासभा की अध्यक्षता करने वाले पहले तुर्की नागरिक हो गए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसका जो केंद्रीय विषय क्या था, सतत विकास हेतु जैव विविधता पर अविलंब कार्रवाई, अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अतिरिक्त भारत में केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के बारे में बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने सिंगापुर प्रौद्योगिकी और डिजाइन विश्वविद्यालय SUTD के सहयोग से ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। पहला वाला आपको 2019 में जारी किया गया था। वहीं इस जो इंडेक्स ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, इसमें 109 शहरों को रैंकिंग दी गई, जिसमें सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर। और इन 109 देशों की सूची में 109 शहरों की सूची में भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया। कौन कौन से? तो भारत की तरफ से नंबर 1 पे आपका हैदराबाद है, फिर नई दिल्ली, फिर मुंबई और बेंगलुरु। तो ध्यान रखिएगा कौन से 4 शहर शामिल किए गए? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। सिंगापुर नंबर 1 पर है, दूसरे पे हेलेंस्की है, तीसरे पे ज्यूरिख है। इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक सेकंड, अब्राहम समझौता के बारे में। तो 13 अगस्त 2020 को द्विपक्षीय संबंधों को पूर्णतः सामान्य करने हेतु इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात UAE के मध्य शांति समझौतों की घोषणा की गई। 11 सितंबर 2020 को बहरीन ने भी UAE का अनुसरण करते हुए इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा की। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ष 1979 में मिस्र जो है प्रथम अरब राज्य था जिसने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो 15 सितंबर 2020 को दो देशों मतलब संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को ही अब्राहम समझौता नाम दिया गया है। वर्ष 1994 के बाद से इजराइल और अरब देशों के मध्य हस्ताक्षरित मतलब ये पहला समझौता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 23 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में सूडान ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा की थी तथा 11 दिसंबर 2020 को अमेरिकी मध्यस्थता में मोरक्को ने भी इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा। तो इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।